सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन अपना नेक्स्ट टॉपिक। जो चैप्टर चल रहा था हमारा बॉटनी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसक्रिप्शन, वो आज हम स्टार्ट करने वाले। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इस टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से समझना और आई होप आपको पिछले टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जैसे कि नाम है हमारा टॉपिक का ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये ट्रांसक्रिप्शन हमने हेडिंग डाली, ठीक है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन। सो ये टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कि क्या होता है ना कि कुछ आर्मी फोर्स कुछ कोड रखती है, अपनी कोड की बात करने का कोड। जैसे कुछ आजकल तो जैसे आपने देखा होगा आतंकवादी लोग भी कोड में बात करते हैं। सो इसी तरह से हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए अपनी बात को कुछ कहना चाह रहा है किसी को, तो वो कहता है किस फॉर्म में है, वो एक कोड की फॉर्म में कहता है। यानी अगर ये समझ लो जैसे एक स्कूल है, स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या सारे काम खुद ही करता है तो स्कूल में? आई होप आप ना कह रहे यस नहीं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्कूल का प्रिंसिपल अगर सारे काम वो खुद करेगा तो वो अच्छे से स्कूल को मैनेज नहीं कर पाएगा। वो उस काम में लगा रहेगा तो दूसरे काम को कौन मैनेज करेगा। तो उसी तरह से जैसे अगर वो ऐसे काम को कराना भी हो तो किसके थ्रू कराता है प्रिंसिपल। अगर उनको कोई काम करवाना भी हो तो वो किसके थ्रू कराते हैं? यस, जैसे आपको पता होगा कि वो करवाते हैं पीएन के थ्रू। वो एक रिंग करते हैं, पीएन आती है, पीएन आगे क्या करती है, उससे वो पूछती है, वो कहते हैं कि ये काम है आप करवा दो, उस टीचर से ये काम करवा दो, यहाँ ये करवा दो, तो वो पीएन उन टीचर प्रिंसिपल के बिहाफ पर वो काम करवा देती है आगे। या वाइस प्रिंसिपल, आपने सुना होगा वाइस प्रिंसिपल भी काम करते हैं स्कूलों में। उसी तरह से हमारे डीएनए को जब कोई कुछ काम करवाना हो तो वो क्या कहता है, अपनी इंफॉर्मेशन को देता है। डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, वो अपनी इंफॉर्मेशन देता है आरएनए को। आरएनए के बाद कोड होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं। वो इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में जाकर प्रोटीन बनती है, उस पर्टिकुलर काम होता है सेल के अंदर एंड टिश्यू ऑर्गन और पूरी बॉडी के अंदर। इसी तरह से सारे काम चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने बात समझी ट्रांसक्रिप्शन। जिस तरह से हमने देखा था, देखो आपको मैंने लास्ट टॉपिक में ये भी समझाया था, सेंट्रल डोगमा का मतलब होता है, जो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था सेंट्रल डोगमा। डीएनए से जब डीएनए बनता है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से जब डीएनए बनता है तो हम उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब आरएनए बनता है यानी डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को दे रहा है ताकि वो उसको काम करवा सके, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद अगर आरएनए से प्रोटीन, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, आरएनए से प्रोटीन उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। कई बार ऐसा भी होता है रेट्रोवायरस के केस में आरएनए से डीएनए बन जाता है, रिवर्स यानी ट्रांसक्रिप्शन ऐसे होता है, उसका रिवर्स हो गया, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कई बार ये रेट्रोवायरस, एचआईवी के केस में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में इसके बारे में समझते हैं, एड्स के बारे में, जहाँ रेट्रोवायरस आरएनए से डीएनए बनाता है। बट यहाँ हम समझ रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है। एक बार समझ में आ गई हमें, डीएनए से क्या बन गया हमारा आरएनए। सो डीएनए से आरएनए बनना, अगेन दोबारा इंपॉर्टेंट है, डीएनए से जो आरएनए बनना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब आपके एनसीईआरटी में ना प्रोकैरियोटिक का केस लिया हुआ है, कंप्लीट प्रोसेस समझाई हुई है, और यूकैरियोटिक के केस में थोड़ा सा बताया गया एचएनआरएनए, जिस तरह से उसकी प्रोसेसिंग करके उसको आरएनए बनाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं। तो हम थोड़ा सा देखते हैं पहले प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, एक जनरल आइडिया समझते हैं कि जैसे ही आपने देखा होगा कि जब हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो इन्फॉर्मेशन क्या कंप्लीट टॉपिक्स पे देंगे। यानी कहने का मेरा मतलब है, मान लो आज प्रिंसिपल को काम करवाना है, किसी ABC जगह को गंदा है उसको साफ़ करवाना है, वो पीएन को रिंग करता है, तो रिंग पीएन को कहता है कि इस वाले कमरे में सफाई करवा दो, वो पर्टिकुलर रूम का नाम ले रहा है, राइट। इसी तरह से बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर फंक्शन हो, काम हो, यानी डीएनए का कोई पर्टिकुलर सेक्शन उसके लिए निर्धारित है। यानी डीएनए के पास एक जगह है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है उसकी, उसको हम बोल रहे हैं जीन। जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए विच हैव इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। अगर किसी बॉडी काम करवाना है, कोई फंक्शन को, फिनोटाइप को दिखाना है, उसके लिए जीन होता है। यानी डीएनए का वो पार्ट जो काम का है, जिसके बाद इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर करैक्टर के लिए, उसको हम बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं हम? जीन। सो जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है। तो हम यहाँ समझने वाले हैं यहाँ पर एक वर्ड, पहले तो हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है। इन प्रोकैरियोटिक हम बोल रहे हैं, इन प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज,
ये जो एंजाइम है ये एकमात्र एंजाइम है जो डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है। ये एंजाइम के थ्रू वो काम होता है। जिस तरह से हमने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा था, क्या देखा था कि एक एंजाइम था डीएनए पॉलीमरेज। हालांकि बहुत सीरीज ऑफ एंजाइम देखे थे हमने वहाँ, बट सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो पॉलीमराइजेशन कर रहा था, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा था, वो क्या था? डीएनए पॉलीमरेज। उस केस में यहाँ वो है आरएनए पॉलीमरेज। पर इन केस ऑफ यूकैरियोटिक, हम इसको बाद में लेंगे यूकैरियोटिक का केस, पहले हम प्रोकैरियोटिक का केस ले रहे हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ही सारे तरह के आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, अब इनका इंपॉर्टेंस हम ट्रांसलेशन में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो सारे तरह के आरएनए का काम, या हम कह लेंगे सभी काम यही एक ही एंजाइम करता है, ठीक है ना। पर हम इन केस ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो कि आरआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो एमआरएनए बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो टीआरएनए बना रहे हैं, ये बनाता है। यानी वहाँ वैरायटी होती है यूकैरियोटिक के अंदर। बट हम इसको प्रोकैरियोटिक के लिए पहले इस ट्रांसक्रिप्शन को समझते हैं कि यहाँ जो एंजाइम है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है? डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट करवाएगा, पॉलीमराइजेशन थ्रू आरएनए बनाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे डीएनए का कौन सा भाग है जो इस इंफॉर्मेशन को लेगा, जो इस इंफॉर्मेशन को लेकर क्या करेगा? आरएनए बनाएगा। सो आरएनए बनाएगा, वो बड़ा पार्ट देखते हैं। यानी हम अब समझने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कि पूरे डीएनए में वो कौन सी यूनिट है, वो कौन सी जगह है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो कैसे समझेंगे इस चीज़ को? हम देखते हैं अगले एक टॉपिक, इसका हम नेक्स्ट पे निकाल लेते हैं। हम यहाँ हेडिंग डालते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसका थोड़ा सा कलर बदल देते हैं। यस, अब हम समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक डीएनए बना लेते हैं। ये हमने एक डीएनए बनाया, ये इसका एक स्ट्रैंड है। फिर हमने दूसरा स्ट्रैंड बना दिया, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, यानी इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यस, ओके। सो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। यस, ओके। सो हम लिख रहे हैं यहाँ, आपको पता होगा ये यहाँ पर होता है अगर 3 प्राइम तो यहाँ होगा 5 प्राइम। अगर यहाँ है 5 प्राइम तो यहाँ होगा 3 प्राइम। अगर वहाँ 3 प्राइम है तो यहाँ होगा 5 प्राइम। अगर यहाँ 3 प्राइम है तो वहाँ होगा 5 प्राइम। ठीक है, इतने पार्ट को। इसके बाद मैं एक चीज़ और बनाता हूँ, ये देखिए ध्यान से। ये मैंने बनाया एक स्ट्रक्चर, इसका कलर भी हम बदल लेंगे। सबसे पहले तो इसका मैं थोड़ा सा कलर रहने देते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया पार्ट। ठीक है, इसके बाद या ये एक पार्ट और बनाया मैंने। एक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, ये वाला जो रीज़न है मैंने लिख दिया, ये हो गया हमारा प्रमोटर। कौन सा रीज़न हो गया? प्रोमोटर। इसके बाद हम एक शेप और ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक शेप और ले लेते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ हम ले रहे हैं एक पॉइंट, इसका नाम है
टर्मिनेटर। सो प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन, इन दोनों के बीच में जो है उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल जीन। क्या हम बोल रहे हैं इसको? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में। अच्छा, 3 से 5 हमने डीएनए रेप्लिकेशन में भी स्टार्ट देखा था। 3 से 5 को हमने बोला था टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोला था हमने स्टैंड को? टेम्पलेट स्टैंड। जिस स्टैंड को देखकर हमारा 3 से 5 हमने बोला है इसको टेम्पलेट स्टैंड, और 5 से 3 को हम बोल रहे हैं कोडिंग स्टैंड। ऐसा क्यों बोलते हैं कोडिंग स्टैंड? इन फ्यूचर कोडिंग स्टैंड, क्या बोल रहे हैं हम इसको? कोडिंग स्टैंड। इन फ्यूचर अगर यहाँ आरएनए आएगा तो उसके जो कोड होंगे ना वो एक्जैक्टली सेम होंगे इससे, तभी इसको हम बोल देते हैं कोडिंग। इसके बारे में दोबारा भी हम बताऊंगा मैं, अभी इतना समझ लो। जो कोड आते हैं ना इधर 3 के कोड, वो कोड एक्जैक्टली सेम होते हैं इस स्टैंड से, तभी हम इसको बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। नॉन टेम्पलेट स्टैंड, इसको देख के कुछ बन नहीं रहा है, बट इसके जो नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड्स के बेस हैं वो इनसे मिलते हैं। आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, इसको हमने इरेज कर दिया। ओके, सो अब ये हमारा एक यूनिट हो गया कोडिंग स्टैंड। अच्छा, एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रमोटर की जगह कहाँ है, टर्मिनेटर की जगह कहाँ है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ध्यान समझना, इस टॉपिक को सारे कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आता बहुत सारे बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर की जगह दी हुई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि जैसे मान लो अगर रिवर इधर चल रही है, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं आप, तो उसमें बताते हैं अगर रिवर इधर चल रही है, रिवर इधर और आप भी इधर तैर रहे हो, मतलब रिवर भी इधर है और आप भी इधर ही तैर रहे हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। और अगर रिवर इधर चल रही है, मतलब रिवर उधर चल रही है और हम इधर तैर रहे हैं, यानी रिवर इधर है और हम इधर तैर रहे हैं, दोबारा रिवर उधर है हम इधर तैर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हम इधर तैर रहे हैं, और रिवर उधर जा रही है और हम इधर तैर रहे हैं, उसको बोलते हैं इस तरफ जाने वाले को अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम। अब देखो एनसीईआरटी कहती है कि प्रमोटर की जगह कहाँ है? प्रमोटर की जगह है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, दोबारा सुनो, अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, या ऐसे लिखा हुआ है अपस्ट्रीम ऑफ 5 एंड प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड, ऐसे करके लिखा हुआ है। और टर्मिनेटर की जगह दी हुई है डाउनस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, डाउनस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, दोबारा सुनो, डाउनस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, 3 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, 3 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ये जगह दी होती है। ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, पूरे डीएनए का ये भाग है जहाँ पर मोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर जगह है, जहाँ से हमारा पूरा का पूरा क्या होना है, जहाँ से हमारा पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन होना है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हमने पिछले साइड में देखा, डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना। अब चलते हैं कितने स्टेप में काम होता है, मैकेनिज्म पे चलते हैं अब हम। सो हेडिंग डाल लो, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, हम इसको लिख लेते हैं इधर से, ट्रांसक्रिप्शन। सो मैकेनिज्म क्या है ट्रांसक्रिप्शन का? 3 स्टेप में काम होता है, 3 स्टेप्स। पहला, सबसे पहले स्टेप होता है इनिशिएशन, सबसे पहला होता है इनिशिएशन। वन मिनट, सेकेंड स्टेप होता है आपका इलोंगेशन। सेकेंड स्टेप आपका होता है इलोंगेशन। मुझे पता है आपको समझ आ रहा होगा, आप साथ से लिखते रहे ना, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा इस टॉपिक को। सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा हूँ आपको? इलोंगेशन। बेटा साथ साथ बोलो, अगर आप बोलोगे आपको याद हो जाएगा अभी कभी, इस लेक्चर को दौरान ही मैं आपको याद करा दूंगा। थर्ड स्टेप होता है आपका टर्मिनेशन। अब
अभी हम देखेंगे इनिशिएशन को स्टार्ट कराने के लिए। देखो एंजाइम के साथ क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल में हमने पढ़ा है कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट है उससे कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट हम लगाते हैं ताकि एंजाइम की एक्टिविटी को हम अल्टर कर सकें, उसकी चेंज कर सके ताकि वो उस काम को कर सके। एंजाइम को थोड़ा प्रमोट करते हैं, यहाँ हम उसको टर्मिनेट में हेल्प करेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह के कोफैक्टर होते हैं। तो यहाँ जो कोफैक्टर यूज़ होने वाला है इनिशिएशन के लिए उसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। हम इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। सिग्मा फैक्टर यहाँ यूज़ होने वाला है, हमने बोला इसको सिग्मा, ठीक है। और यहाँ जो टर्मिनेशन के लिए फैक्टर यूज़ होने वाला है हम बोलेंगे इसको रो फैक्टर। ये दोनों ही कोफैक्टर हैं। रोहो, सो सिग्मा एंड रोहो फैक्टर। इलोंगेशन में हम देखेंगे किस तरह से आरएनए पॉलीमराइजेशन करवाता जाएगा। सो इलोंगेशन में तीनों स्टेप को एक एक करके देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं पहला स्टेप इनिशिएशन। इनिशिएशन ठीक है। इनिशिएशन देखते हैं। इनिशिएशन में क्या हुआ, ध्यान से समझते हैं इस बात। इनिशिएशन में क्या होता है, देखिए मैं इनिशिएशन के स्टेप बाद में लिखूंगा, पहले आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए यस ये हमारा प्रमोटर था, एक एंजाइम हमने जो भी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, एंजाइम कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, इसका शक्ल बनाते हैं थोड़ी सी। मान लीजिए एंजाइम की शक्ल कुछ ऐसी है, ये मान लीजिए पूरा आरएनए पॉलीमरेज है और इसके अंदर ये पूरा आरएनए पॉलीमरेज है। सो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये है आरएनए पॉलीमरेज। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये अभी इस प्रोसेस को स्टार्ट कराना है, कौन सी, ट्रांसक्रिप्शन को। तो प्रमोटर के बाद आरएनए पॉलीमरेज जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक फैक्टर जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। जो ये सिग्मा फैक्टर है वो इधर आता है। सिग्मा फैक्टर आएगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के बाद चला जाएगा। पहला स्टेप दोबारा, अगर आरएनए पॉलीमरेज के बाद सिग्मा फैक्टर आएगा तो जो पूरा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के बाद चला जाएगा और क्या करेगा, इस डीएनए के स्ट्रैंड को, इस डीएनए के स्ट्रैंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दोनों के बीच में, वो अलग करेगा। दोबारा मैं बोल रहा हूँ इस बात को, आरएनए पॉलीमरेज के पास ये जो पूरा आरएनए पॉलीमरेज है इसके बाद सिग्मा फैक्टर आएगा, ये जाएगा प्रमोटर के पास। प्रमोटर के पास जाने के बाद वो डीएनए को डीएनए से अलग कर देगा। तो हम देखते हैं किस तरह से गया। हमने कहा ये जो है, ठीक है, ये हमने कहा ये गया 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 यहाँ आ गया प्रमोटर के पास और इसने डीएनए को डीएनए से अलग कर दिया। इनिशिएशन स्टेप स्टार्ट हो गया। तो हम लिखेंगे इधर कि in this step RNA polymerase bind with promoter site with the help of सिग्मा फैक्टर। फिर मैं लिख रहा हूं सिग्मा फैक्टर सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट द डीएनए स्ट्रैंड्स। दोनों डीएनए स्ट्रैंड को अलग अलग कर देगा। कौन? सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज ऐसे कर देगा।
ठीक है, इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। अब क्या होगा ना कि ये एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगा स्ट्रक्चरल जीन को देखकर। अभी हम देख लेते हैं यहाँ क्या हुआ। इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ये मैं सारी चीज़ें रेस कर रहा हूँ, कोडिंग स्टैंड सब आपने में भी समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है। सो हुआ क्या अब, ठीक है। मान लेते हैं डीएनए के स्ट्रक्चरल जीन पे यहाँ पर लगे हुए हैं एडेनिन, एडेनिन, ठीक है, गुआनिन, 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 साइटोसिन, 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 थाइमिन, 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 साइटोसिन, साइटोसिन और साइटोसिन। तो इसके सामने आपको पता है, ए के सामने टी, ए के सामने टी, ए के सामने जी, के सामने सी, जी के सामने सी, जी के सामने सी, के सामने जी, 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 टी के सामने ए, 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 ऐसे करके सी के सामने जी, जी। सो अब आरएनए बनाना है। अब यहाँ आरएनए बनना शुरू होगा। कौन हेल्प करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। कौन हेल्प करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? रॉ मटेरियल कौन से? अभी सराउंडिंग में हमारे यहाँ पर होंगे आसपास, जो इसके सराउंडिंग में सारे पास क्या होंगे अभी? ट्राइफॉस्फेट। किसके ट्राइफॉस्फेट? जैसे ए के सामने जुड़ता है टी, बट इन केस ऑफ आरएनए टी नहीं होता, थाइमिन नहीं होता। हमने डीएनए और आरएनए डिफरेंस में देखा था। सो उसके पास होता है यूरासिल। तो यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट आसपास है, उसको लगा देगा यहाँ आरएनए पॉलीमरेज। फिर अगला यूरासिल ट्राइफॉस्फेट यहाँ, जिसमें से 2 फॉस्फेट एनर्जी बनाने में यूज़ हो जाएंगे, 1 फॉस्फेट पॉलीमराइजेशन। दोबारा करके दिखाता हूँ इसको। जैसे यू के सामने कौन आरएनए पॉलीमरेज यहाँ लेकर आएगा? यू। मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, ए के सामने जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यू लेकर आएगा, और वो भी यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 3 फॉस्फेट लगे होंगे। अब जो 2 फॉस्फेट है वो यूज़ हो जाएंगे एनर्जी बनाने में, और 1 फॉस्फेट लगा रहेगा। इस तरह से नेक्स्ट यू जुड़ेगा, अगेन यहाँ यू जुड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ पर अगेन ऐसे करके यहाँ पर जो ये बॉन्ड बनाए जा रहे हैं, इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होती है, हमको पता है कौन सी होती है? बताओ, कमेंट करो। चलो मैं बता देता हूँ। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो हमने बॉन्ड पड़ी थी, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है इलोंगेशन स्टेप के अंदर। इलोंगेशन स्टेप के अंदर आरएनए पॉलीमरेज ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जो कंप्लीमेंट्री, इनकी कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट लेकर आ रहा है, जिसमें से 2 फॉस्फेट पॉलीमराइजेशन कर, मतलब हर 2 फॉस्फेट एनर्जी बनाने में यूज़ हो रही है, 1 फॉस्फेट जो लगा हुआ है न्यूक्लियोटाइड के साथ, वो पॉलीमराइजेशन में यूज़ हो रहा है। इस तरह से सभी न्यूक्लियोटाइड के बीच में फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रही है। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रही है। एक फिर मीटर में ऐसा बोलो, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रही है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रही है। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रही है। ये जो बॉन्ड है हमने इसी को बोला है डाइईस्टर बॉन्ड, डाइईस्टर बॉन्ड, डाइईस्टर बॉन्ड। सो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड हम बोल रहे हैं, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी यहाँ सी, सी, जी, 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 फिर यहाँ अब टी है, यहाँ आ गया ए, 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 यहाँ हो गया जी, जी, जी। ओके बेटा देखो, एक बात आपको और याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात आपको और याद रखनी है कि यहाँ पर जितने नाइट्रोजनस बेस हैं ये सारे यहाँ पर भी सेम हैं, बट इन केस ऑफ यू यहाँ पर यहाँ होगा टी, बाकी सब कुछ सेम होगा। यहाँ टी होगा, बाकी सब कुछ सेम, इसके जैसा सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, बस सब कुछ सेम है। बट यहाँ होगा क्या, जहाँ जहाँ यहाँ ए है, ए है, ए है, यहाँ जी है, जी है, जी है। बट एक आप देख सकते हैं कि सारे बेस यहाँ भी सेम है आरएनए जैसे, बट जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ यूरासिल आ गया, जहाँ जहाँ थाइमिन है आरएनए में वहाँ वहाँ यूरासिल आ जाता है। जहाँ जहाँ डीएनए में, दोबारा सुनो, जहाँ जहाँ डीएनए में थाइमिन है, जहाँ जहाँ डीएनए में थाइमिन है वहाँ वहाँ यूरासिल आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉलीमराइजेशन स्टेप कहाँ हुआ? इलोंगेशन स्टेप, ये सेकंड स्टेप था। हमने यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, ठीक है, यहाँ हम हेडिंग डालेंगे इलोंगेशन में क्या हुआ। इलोंगेशन में क्या हुआ? with the help of RNA polymerase
RNA polymerase complementary nucleotide attach when this enzyme read किसको रीड कर रहा है बेटा, ये डीएनए के स्टैंड को। when this enzyme read टेम्पलेट स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है 3 से 5 एंड मेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड इन 5 से 3 डायरेक्शन। ये बात को समझो, जिस तरह से हमने देखा था डीएनए पॉलीमरेज भी 5 से 3 काम कर रहा था, तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज भी 5 से 3 काम करता है। कैसे दिखते हैं, जैसे हमने देखोगे ये स्टैंड 3 है, तो ये जो 3 है तो इसका सामने ये कौन होगा 5। सो 5 से ये स्टैंड क्या है, अगर ये 3 है ये 5 है, तो यहाँ क्या होगा 3, तो डायरेक्शन क्या हुई 5 से 3। सो 5 से 3 डायरेक्शन में ही काम चल रहा है। आरएनए पॉलीमरेज का काम भी 5 से 3 है। जिस तरह से डीएनए पॉलीमरेज का काम डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हमने देखा था 5 से 3 है, इसी तरह से यहाँ भी 5 से 3 काम करता है और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन सब के बीच में बन रही है। इस पॉइंट को मैंने लिखा है। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गई और अब हमने कहा ये स्टेप चलता रहेगा, इलोंगेशन कंटिन्यू चलती रहेगी। इलोंगेशन पॉलीमराइजेशन ऐसे लिख सकते हैं हम, पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू टिल टर्मिनेटर पॉइंट। पॉलीमराइजेशन अकर टिल द पोजीशन ऑफ polymerization occur till the position of terminator site। सो बेटे यहाँ तक आपने लिखा होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब क्या होगा, ये जो एंजाइम है ये पूरा नहीं आ रहा, यस डोंट वरी अबाउट इट, ये यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ आ तो जाता है, अगर हम शेप की बात करें यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है रो। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज जब ये टर्मिनेटर साइट पर पहुँचता है, पॉलीमराइजेशन करते करते जब ये टर्मिनेटर साइट पे पहुंचता है तो वहाँ एक फैक्टर आ जाता है रो फैक्टर, जो क्या करता है इस प्रोसेस को ख़त्म कर देता है। अब जो आरएनए और डीएनए बन गए तो ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी क्योंकि कम्प्लीमेंट्री बन गए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करके आरएनए को डीएनए से अलग कर देता है। डीएनए अलग हो गया, आरएनए अलग हो गया, आरएनए को डीएनए से अलग कर देना, आरएनए को डीएनए से अलग कर देना, आरएनए को डीएनए से अलग कर देना। सो मैं लिख रहा हूँ इस पॉइंट को, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ से निकाल देता है, यहाँ से ब्रेक कर देता है, ठीक है। मैं तो करके दिखाता हूँ इस पॉइंट को। टर्मिनेटर हम एक और हेडिंग डाल लेते हैं, हम डाल रहे हैं यहाँ टर्मिनेटर पे क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ इस पॉइंट को समझते हैं। When RNA polymerase attach, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, attach to the terminator site with the help of when RNA polymerase attached to the terminator site with the help of rho factor, when RNA polymerase attached to the terminator site with the help of rho factor, it separates
इट सेपरेट RNA फ्रॉम DNA। अब DNA से वो RNA अलग हो जाएगा। अब RNA उस DNA से जो बना है उससे अलग हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, RNA से वो DNA अलग हो जाएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। और ये प्रोसेस पूरी ख़त्म हो जाएगी। यानी अगर हम इसको रिवाइज करें तो क्या हुआ, ये प्रोकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर एक स्पेशल केस रहता है कि जब HNRNA बनता है वहाँ पर डायरेक्ट mRNA। अब ये जो बना है ना RNA, इसको हम मतलब मैसेंजर RNA, इस केस ऑफ हम यूकैरियोटिक में देखेंगे जब ये बनता है ना, मैसेज नहीं होता इसके पास, कोड में कुछ इंटरप्शन होती है यूकैरियोटिक के अंदर देखेंगे हम, जिस इंटरप्शन को हमें निकालनी होती है। यानी पहले HNRNA होता है यूकैरियोटिक के अंदर, फिर हम उसी HNRNA के प्रोसेस करके अच्छे से उसमें से हम कुछ इंटरप्ट पार्ट जो RNA से प्रोटीन नहीं बनाने वाला वो पार्ट को हम निकाल कर बाकी पार्ट को जोड़ देते हैं। इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। HNRNA जो हेटेरोजेनस RNA है उससे हम mRNA बना लेते हैं। हम ये यूकैरियोटिक में देखेंगे। अब हम प्रोकैरियोटिक को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोमोटर साइड देखिए आपने, अपने टर्मिनेटर साइड देखिए, अपने स्ट्रक्चरल देखा, इसको टैबलेट स्टैंड बोला था हमने, इसको कोडिंग स्टैंड बोला था हमने, क्योंकि जो इसका कोड है वो सेम इसके जैसा, बट जहाँ T है वहाँ यूरासिल है, बस इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड हम देखा थे, प्रोमोटर पे सिग्मा फैक्टर आता है RNA पॉलीमरेज के साथ। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से स्ट्रक्चर जिनको हमने ट्रांसक्रिप्ट बनाया, उसका RNA बनाया। इलोंगेशन स्टेप के अंदर देखा कि सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो ट्राइफॉस्फेट थे, सारे के दो फॉस्फेट एनर्जी दे रही थी। एक फॉस्फेट से पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं हम उसको, सारे नाइट्रोजनस बेस हमने सारे कंप्लीमेंट्री बेस लगा दिए सामने DNA के, ये इलोंगेशन फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड बनी। फिर हमने देखा था टर्मिनेटर साइड पे रो फैक्टर आया, रो फैक्टर टर्मिनेटर साइड पे आया, तो वहाँ जाकर क्या हुआ, प्रोसेस बनी और इस RNA को हमने इस DNA से अलग कर दिया, इस RNA को हमने इस DNA से अलग कर दिया, हमने इस RNA को इस DNA से अलग कर दिया, हमने इस RNA को इस DNA से अलग कर दिया, हमने इस RNA को इस DNA से अलग कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने यहाँ पर पूरा ये देखा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से, आपको ये समझ आया होगा। अभी यूकैरियोटिक का केस डिस्कस करना है हमें, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ और भी हम देख लेते हैं कि कई बार क्वेश्चन मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक वो बता देता हूँ, जैसे यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहता था, पर देखते हैं इसी में कुछ होता है तो कर लेते हैं, इसी में कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। हमने बोला यूकैरियोटिक के अंदर, हमने बोला यूकैरियोटिक के अंदर यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, कुछ अलग मैकेनिज्म होता है। यहाँ होता ये है, तो यहाँ जो होता है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, फिर हम कह रहे हैं RNA पॉलीमरेज ठीक है, क्लोन। सो यहाँ हमने देखा सेकेंड, थर्ड। सो जो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट है यूकैरियोटिक के अंदर वो बनाता है आपका RNA, सेकंड बनाता है आपका mRNA, थर्ड बनाता है आपका tRNA। ये हम प्रोटीन जब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में हम पढ़ेंगे तीनों को यूज़। mRNA मैसेज लेकर आ रहा है डायरेक्ट फ्रॉम DNA, tRNA क्या कर रहा है उस मैसेज को पढ़कर उसके अमीनो एसिड उठा के ला रहा है, RNA जिसके ऊपर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर वो अमीनो एसिड बैठ के अपने प्रोटीन को बनाएंगे। ये हम पूरा मैकेनिज्म ट्रांसलेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ इतना भी यहाँ समझना आपको, ये जो mRNA बना तो ये जो mRNA डायरेक्ट नहीं बनता, RNA पॉलीमरेज सेकंड बनाता है पहले HNRNA बनाता है। HNRNA का मतलब होता है हेटेरोजेनस RNA, जिसको प्रोसेस कर हम बनाते हैं mRNA, जिसको हम प्रोसेस करके बनाते हैं mRNA। यानी हम इसको हम आगे लिखते हैं इस पॉइंट को कि हमने बोला यूकैरियोटिक के अंदर क्या हुआ कि मान लीजिए DNA है,
ठीक है, इस डीएनए के पास यहाँ पर एक आरएनए बना, पर उस आरएनए के अंदर इंटरप्शन थी, इसके अंदर इंटरप्शन थी, ऐसे ऐसे करके इंटरप्शन थी। अब हमने क्या करा, इस इंटरप्शन को निकालना, यानी हमने क्या करा, इस आरएनए को, ये जो है जब हम इसको लेकर आए, अच्छा ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, अभी ये न्यूक्लियस के अंदर ही है डीएनए पूरा। हमने जो आरएनए बनाया, ये आरएनए ना बनकर एमआरएनए बनाना चाहते थे हम, पर एमआरएनए ना बनकर ये बन गया आपका एचएनआरएनए, जिसके अंदर हमको कैसे पता लगा एचएनआरएनए, क्योंकि ये जो वाइट पार्ट है ना, ये जो वाइट पार्ट है इसके अंदर, जो वाइट पार्ट है वो सारे प्रोटीन बना सकते हैं, बट जितने लाल पार्ट है ना ये प्रोटीन नहीं बनाते। फिर इस आरएनए का काम क्या है, सिंपल सी बात, इस आरएनए का काम क्या है, तो फिर इस आरएनए को हमें क्या करना होता है, इस लाल वाले हिस्से को निकालना होता है। सो इस जो लाल वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं इंट्रॉन, और जो दूसरा वाइट वाला पार्ट है हम इसको बोलते हैं एक्सोन, यानी इंट्रॉन को हमें निकालना है, एक्सोन को जोड़ना है। जब हम ये काम करते हैं, इसी को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग, और स्प्लियोसोम बनाकर हम इसको निकाल देते हैं। और उस निकालने के बाद क्या करते हैं, जैसे ये निकाला, अब हम इसके बाद इसको क्या करते हैं, ये बना देते हैं, इसका इससे ये बना देते हैं, यानी इससे ये बना देते हैं। जब इससे हम ये बना देंगे, यानी जो इंट्रॉन वाला पार्ट है, इंट्रॉन, ये जो इंट्रॉन वाला पार्ट है, एक लिख भी देते हैं इसको, और ये जो एक्सोन वाला पार्ट है, हम क्या करते हैं, सारे इंट्रॉन वाले पार्ट को निकाल के सारे एक्सोन को जोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, ये जो हमारा पहले एचएनआरएनए था, अब इसकी हमने कर दी प्रोसेसिंग करने के बाद अब ये जो बन गया वो बन गया एमआरएनए। जो एमआरएनए है, इसके लिए मैं एक वीडियो और सोच रहा हूँ बना के दे दूंगा आपको, अच्छी सी डिटेल वीडियो। तो अभी सिर्फ इतना समझ लो, एक्सोन को निकाल के एचआरएनए को एमआरएनए बनाते हैं। अब ये एमआरएनए रेडी है किस चीज़ के लिए, मैसेज देने के लिए। अब ये बाहर निकलता है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, क्योंकि यूकेरियोटिक में हमें पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, वहाँ पर तो कंपार्टमेंटाइजेशन है, कंपार्टमेंट हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि यूकेरियोटिक के पास सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, बाकी प्रोकैरियोटिक के पास एक ही नहीं होता, सिर्फ एक ऑर्गेनेली है राइबोसोम, वो भी विदाउट मेम्ब्रेन है। सो यहाँ हम देखेंगे न्यूक्लियस से बाहर निकलता है एमआरएनए, फिर उस एमआरएनए को पढ़ता है टीआरएनए, फिर उस टीआरएनए उसके अकॉर्डिंग मैसेज पढ़कर लेकर आता है, चार्जिंग होती है उसकी, फिर वो लेकर आता है अमीनो एसिड को, फिर वो देता है आरएनए को, आरएनए को वहाँ पर प्रोटीन बन रही होती है। ये पूरा डिटेल हम बिल्कुल डेप्थ में डिटेल हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी 40-45 की वीडियो हो जाएगी, दैट इज़ मोर देन इनफ आई थिंक फॉर आज के लिए। आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी जब हम नेक्स्ट में इसको आराम से पढ़ेंगे डिटेल में। प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर ये जो है ना, इसको बाहर ऐसे निकालते हैं लाल लाल की फॉर्म में। इसके लिए एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे ये जो है, तो इसका एक स्टेप और भी बढ़ा के दिखा सकता हूँ मैं आपको, किस तरह से हम इसको वैसे निकाल के फेंकते हैं, ऐसे करके स्प्लियोसोम से निकालते हैं इसको, से निकाल दिया एक्सोन को, फिर ये जाकर ये बनता है ऐसे, ठीक है ना। तो किस तरह से स्प्लियोसोम बनता है, इस प्रोसेसिंग को ही बोलते हैं, इसको प्रोसेसिंग के दौरान ये हुआ, ये एमआरएनए रेडी है, ये एमआरएनए होता है मेनली, ये एमआरएनए होता है। ये डीएनए था, ये इसका 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, तो यहाँ बना था ये, हम इसको बाहर ले आए थे, इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन जाती है, ये हम पढ़ते हैं। और तो इसके अलावा एक और डिटेल भी है, जैसे हम इसको जब निकाल रहे होते हैं तो हम इसकी कैपिंग करते हैं, टेलिंग करते हैं। कैपिंग में हम क्या करते हैं, मिथाइल कार्निसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगा देते हैं, और यहाँ टेल में हम क्या लगा देते हैं, बहुत सारे ए ग्रुप, एडेनिन ग्रुप 200-300 एडेनिन ग्रुप लगा देते हैं। कैपिंग टेलिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान हमारा जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे, और उसको हम निकाल रहे हैं स्प्लियोसोम, उसको निकालते अच्छे से। तो ये हम एक और वीडियो डिटेल में बना लेंगे, डोंट वरी, आपको मैं भी समझ आया होगा यहाँ तक। हम पिछला प्रोकैरियोटिक में हमने डिस्कस कर लिया है पूरा मेथड, तो आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट 1 मिनट, एक स्लाइड एक्स्ट्रा निकल गई है, ओके ठीक है। तो यहाँ से हमने ये पढ़ा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो बेटा मतलब आपको समझ आया होगा, और तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है ना, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट से आप पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ रह गई, कुछ चीज़ रह गई होगी तो मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें, और जितने हो सके इसके एमसीक्यू लगाएं। जितने आप एमसीक्यू लगाते हैं तो कंसेप्ट की क्लैरिटी और बढ़ती है। इवन आपके जो डाउट्स होंगे, देखो जो पढ़ता है उसी के डाउट्स होते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो डाउट्स आएंगे, अगर डाउट्स आएंगे तो मैं सॉल्व करूँगा तो आपको और अच्छे से आएगा, तो एग्जाम में आप अच्छा करेंगे। सो इसी आशा के साथ आप उसको सोल्व करेंगे, एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।